नमस्कार दोस्तों, आर्य ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है सुप्रीम कोर्ट हम लोग जो है पढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो चुकी है। आप लोग अगर नहीं अटेंड किए हैं तो जरूर अटेंड करिए, ताकि आपको जो है आज की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ सके। हम लोग जो है लास्ट क्लास में चर्चा किए थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, कोई भी मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, कोई भी अगर जो है कदाचार के आरोप में जो है ऐसा लगता है लोकसभा के सदस्यों को या राज्यसभा के सदस्यों को, तो उन पर जो है आरोप लगाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है, जिसको हम लोग जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो जो है जिस प्रकार से जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, उसी प्रकार से जो है विशेष बहुमत के द्वारा जो है, यानी 2/3 सदस्य हम बताए थे कि जितने भी बहुमत के सदस्य हैं, उपस्थित सदस्य हैं और वोट देने वाले सदस्य हैं, उनमें से जो है 2/3 सदस्यों के जो है वोटिंग के द्वारा जो है उनको हटाया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति की सहमति होती है, तब जाकर जो है हम जो है हटा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि किस जज को जो है पहली बार जो है महाभियोग का सामना करना पड़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर हम न्यायाधीश की बात करेंगे तो एक व्यक्ति थे वी रामास्वामी। वी रामास्वामी वी रामास्वामी ये जो थे 1991 का मामला है। 1991 का मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले जो है पंजाब और हरियाणा, जिसका जो है संयुक्त राजधानी जो है चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इन पर आरोप लगा, जब ये चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तो उस समय जो है कदाचार का आरोप लगाया गया, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया कि ये जो है रुपया का गमन किए हैं, सरकारी रुपया हो या कह सकते हैं कि घूस लेने का जो है भ्रष्टाचार का जो है इन पर आरोप लगा था। तो ये मामला जो है वी रामास्वामी 1991 में। लेकिन हुआ क्या था उस समय कि उस समय जो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य कर रहे थे। तो हुआ क्या कि कांग्रेस ने जो है अपने 200 लोकसभा सदस्यों के द्वारा जो है वोटिंग से अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया, यानी वोट देने के लिए नहीं आया गया, जिसके तहत जो है वी रामास्वामी को जो है बर्खास्त नहीं किया गया और इस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलने से पहले ही लोकसभा में ये गिर गई, लोकसभा में ये पारित नहीं हो पाई। लेकिन आरोप तो लग गया था, क्योंकि हम बताए थे कि अगर लोकसभा के द्वारा जो है आरोप लगाया जाता है तो उसके लिए जो है 100 सदस्यों, लोकसभा के 100 मेंबर जो है हस्ताक्षर करके जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास देता है, तब जाकर जो है ये आरोप साबित होता है। आरोप तो साबित हो गया। उसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है 3 सदस्यीय समिति गठित करती है और 3 सदस्यीय समिति को जो है वो सौंपती है कि देखिए इस प्रकार से आरोप लगा है। फिर वो समिति जांच करती है, तब जाके जो है प्रक्रिया प्रारंभ होता है वोटिंग का। तो ये सब प्रक्रिया हम जो लास्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग जो है नहीं देखे हैं क्लास तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। हम लोग जो है 2 आर्टिकल की चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 124 और 125। 24 में जो है क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 124 आपके लिए। आर्टिकल 125 की हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है वेतन भत्ता जो है दिया जाता है, कौन कौन सा अलाउंस दिया जाता है, इन सभी चीज़ों की हम लोग चर्चा किए थे। मुख्य न्यायाधीश को जो है कितना वेतन मिलता है और अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है, इस सभी चीज़ की हम लोग चर्चा किए थे। 2,80,000 और 2,50,000, 2.5 लाख के आसपास जो है ये सब जो है वेतन भत्ता मिलता है। और जो पेंशन की बात था तो पेंशन भी हम लोग चर्चा किए थे कि पेंशन जो होता है न्यायाधीश का जो लास्ट मंथ का जो सैलरी होता है उसका 50% उसके आगे के जीवन में जो है उनको मिलता रहेगा पेंशन के रूप में। तो ये पेंशन की चर्चा थी, हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 126। अब अनुच्छेद 126 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी CJI
की नियुक्ति अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का तो न्यायाधीश है मान लीजिए, और उनमें से एक जो है मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे अभी वर्तमान में आरबी गवई साहब हैं, तो मान लीजिए गवई साहब की तबीयत खराब हो गई या उनको कोई जो है पर्सनल काम आ गया, जरूरी काम आ गया, मान लीजिए किसी का फैमिली में डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो किसी कारणवश वो अनुपस्थित हैं, उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, या मान लीजिए वो अयोग्य हो गए, वो काम करने में सक्षम नहीं है। उस परिस्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति को ये पावर है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश में से एक को जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है वरीयता दिया जाता है। वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उन्हीं को जो है कंसीडर किया जाता है। वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है कंसीडर किया जाता है, अमूमन देखा जाता है, क्योंकि भारत में अगर आपके पास कितना भी टैलेंट है, आपके पास जो है अगर वरिष्ठ नहीं है, एज के मुकाबले आप वरिष्ठ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जो है सीजीआई नहीं बना सकते, क्योंकि टैलेंट से ऊपर जो है यहाँ पर वरिष्ठतम का जो है ये जो प्रभाव जो है बहुत ही प्रभावशाली है। जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होगा वो वरिष्ठतम होना चाहिए। यानी किसकी बात करते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। अमूमन जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो उनका जगह तो कोई लेना चाहिए। तो जितने भी मेंबर हैं उन सभी में से वर्तमान में अगर देखेंगे तो 33 + 1 34 मेंबर हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो अगर ये एक मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, तो उनका कार्य का जो है कार्यवाहन कौन करेगा, यही 33 में से कोई एक व्यक्ति जो है सीजीआई, यानी जो इसमें से वरिष्ठतम होगा 33 में से, वही जो है सीजीआई के रूप में कार्य करेगा। तो ये जो है आर्टिकल 126 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 126 अनुच्छेद क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 127 आर्टिकल 127, ये भी आर्टिकल जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलता है। 127 कहता है एडहॉक जज की नियुक्ति, या कह सकते हैं तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तो आप लोग लिख लीजिए, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अब होता क्या है, एडहॉक जज, इसको क्या बोलते हैं, एडहॉक जज की नियुक्ति। अब एडहॉक क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, तो देखिए होता क्या है, किसी कारणवश जो है मान लीजिए ये 34 मेंबर है, किसी कारणवश जो है जजों की संख्या में कमी आ जाती है। मान लीजिए एकाएक जो है बहुत सारे जज जो है कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए किसी शादी फंक्शन में चले गए, या कोई अन्य काम से जो है वैकेशन, जैसे होता है हम लोग के स्कूल में जो है समर वैकेशन होता है, उसी प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट में भी वैकेशन होता है। तो वैकेशन के टाइम में जो है जब सभी जज चले जाते हैं, कुछ जज बचते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कोरम होता है, मुख्य न्यायाधीश और कुछ जजों का जो है बेंच होता है, जिसको हम लोग कोरम कहते हैं। तो कोरम जो होता है, जिसको हम लोग मिनिमम न्यायाधीश की संख्या कहते हैं, ताकि जो है कोई भी केस को जो है मतलब आगे की ओर फॉरवर्ड किया जा सके, उस पर जो है चर्चा किया जा सके, बहस किया जा सके। तो अगर साधारण मामला रहता है तो उसमें कम से कम 3 जजों की बेंच होनी चाहिए साधारण मामला में। लेकिन अगर कोई संवैधानिक मामला है, संविधान में छेड़छाड़ करने की मामला है, तो उसमें हम लोगों को जो है कम से कम 5 जजों की बेंच होनी आवश्यक है। अगर संवैधानिक मामला है तब, अगर साधारण कोई केस चल रहा है तो उसमें 3 जज की बेंच होनी चाहिए। सबसे अधिक जजों की बेंच जो निर्णय दिया था वो था केशवानंद भारती का, जिसमें जो है 13 जजों की बेंच ने जो है अपना फैसला सुनाया था। ये अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जो है सबसे बड़ी जजों की बेंच थी
केशवानंद भारती का। अभी तक इससे बड़ा जो है जजमेंट नहीं आया है। चलिए अब हम देखते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश तो होता क्या है, कभी कभी कोरम जिसको हम लोग जो है मिनिमम जजों की संख्या बोलते हैं, वो अगर फुलफिल नहीं हो पाता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा फील होता है कि नहीं हमको जो है जजों की और ज़रूरत है, तो वो जो है आसपास के, या भारत में बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय में से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कुछ दिनों के लिए जो है कार्य करने के लिए जो है एक लेटर लिखते हैं। ये लेटर लिखने से पहले जो है CJI सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो है इंडिया जो है, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जो है राष्ट्रपति को कहते हैं कि हमको जो है और भी जज की आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि फलाना उच्च न्यायालय से कुछ जज को लाया जाए। तो इसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक है। जब राष्ट्रपति परमिशन दे देते हैं कि ठीक है आप जो है न्यायाधीश को वहाँ से ले आइए, उसके बाद जो है ऐसे तो उठा के ले आए नहीं, तो जो CJI हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है रिक्वेस्ट करते हैं जिस उच्च न्यायालय से वो अपने जज को लाएंगे, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ से हमको जो है 2 या 3 जज दीजिए ताकि हम अपने कार्यवाही को पूरा कर सकें। तो वो अप्रूव करते हैं, जो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कहेंगे ठीक है ले जाइए, तो वो ला सकते हैं। तो ये प्रोसीजर चलता है। तो एडहॉक जज बोलिए या तदर्थ न्यायाधीश बोलिए, इसकी नियुक्ति जो कुछ समय के लिए होती है, टेम्पोररी होती है, परमानेंट नहीं होती। लेकिन इनको जो शक्ति प्राप्त होगा, शक्ति जो होगा वो कूट कूट कर भरा रहेगा किसके तरफ, जैसा ये 34 को था ना, जिसमें 33 को न्यायाधीश है, 33 न्यायाधीश के जितना पावर होगा ना उतना ही पावर इसके पास भी होगा। तो मतलब जो है शक्ति जो है शक्ति न्यायाधीशों की तरह होगा, न्यायाधीशों की तरह होगा। यानी तदर्थ न्यायाधीश जो होगा उसके पास जो पावर होगा ना वो न्यायाधीशों की तरह होगा। जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, अभी वर्तमान में मान लीजिए कहीं चले गए, उपस्थित नहीं है, किसी कारणवश बीमार हैं ना, तो इस प्रकार से जो है इनको जो शक्ति प्राप्त होगा पूरा शक्ति इनको प्राप्त होगा। तो ये हो गया एडहॉक जज, तो ये याद रखिएगा आप। तो अनुच्छेद 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 128 की। आर्टिकल 128। अब देखिए आर्टिकल 128 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि कुछ जज को जो है हम लोग जो है जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जैसे होता है ना सेवानिवृत्त हो गया, तो उन जजों को भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है फिर से अपॉइंट किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, टेम्पोररी, यानी कुछ समय के लिए जो है। जैसे ना ताकि अकाल पड़ गया, जज की कमी हो गया, केस बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो है जजों की कमी है, उस परिस्थिति में जो लोग रिटायर हो जाते हैं, जो जज रिटायर हो जाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी रहता है, तो उन लोगों को भी जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सहमति से जो है फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि अपॉइंट कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन उसमें भागीदारी किसका रहेगा, CJI का रहेगा। तो 128 कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको जो है पुनः जो है इसमें शामिल किया जाएगा। ये जो 34 का जकीरा है, इस 33 में इसको शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 128। तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन इनका पावर से संबंधित हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले हम लोग क्या बात की है, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश में बहुत सारा अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। पहली बात तो ये कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्ति किया जाएगा, तो ये जो है जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं होती है, हम जो पहले बता चुके हैं क्या क्या योग्यताएं होती है, उन सभी योग्यताओं को फुलफिल करेगा,
क्योंकि ये पहले न्यायाधीश रह चुका है, फुलफिल करेगा। तो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। उसके बाद जब ये नियुक्ति होंगे तो इनको जो शक्ति होगा वो न्यायालय के न्यायाधीश की तरह नहीं होगी। यानी जितना शक्ति जो है इन 33 को प्राप्त है या एडहॉक जज को प्राप्त होता है, उतना शक्ति इनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये रिटायर्ड है ना। तो इनके पास जो है शक्ति में कमी होगी, शक्ति में कमी होगी, शक्ति में कमी होगी। इनका वेतन जो होगा, वेतन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति तय करेंगे, राष्ट्रपति तय करेंगे कि इनका जो है वेतन कितना होनी चाहिए। तो ये सभी चीज जो है आप लोग देखें कि आर्टिकल 126, 127, 128। अगली क्लास में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो है क्या क्या अधिकार है, क्या क्या शक्ति है। इन सभी शक्ति का हम लोग जो है डिटेल से बढ़िया से हम लोग जो है पढ़ेंगे। उसमें जो है एक एक आर्टिकल के हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है 28 तक देख लिए, उसके बाद जो है 29, 30, 31 इसी प्रकार से जो है आगे की हम जो है बढ़ते रहेंगे। आप लोग जो है बढ़िया से जो है नोट्स बनाए करिए, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं अपनी बीवी और अपना नोट्स दोनों बहुत ही आनंद देता है। इसलिए जो है नोट्स जरूर बनाइए, अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।